Hi friends, my name is Jesh Kumar and from today I am going to start class 12 physics for the next upcoming board exams. So the first chapter here is electric charges and electric fields, which has been taken from the NCERT textbook. The first question arises, the central question is कि what is electric charge, that electric charge है क्या, what is electric charge. तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को अगर डिफाइन किया जाए तो वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज एज इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक एंड इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल पार्टिकल बाय व्हिच इट ट्राई टू अट्रैक्ट द स्मॉलर लाइटर एंड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स. क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज? सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है. चार्ज क्या है? चार्ज इज द इंट्रिंसिक एंड inherent property. Charge is the intrinsic and inherent property of every material particle. Every material particle by which it tries to attract smaller neutral and lighter objects. तो चार्ज क्या है? चार्ज इज द इंट्रिंसिक एंड इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल पार्टिकल बाय व्हिच इट ट्राइज टू अट्रैक्ट द स्मॉलर लाइटर एंड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पर अगर इस डिफिनेशन को अगर क्लैरिफाई करना है तो सबसे पहले हमें दो वर्ड्स देखने होंगे इस डिफिनेशन में, इंट्रिंसिक एंड इनहेरेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रिंसिक? Intrinsic means the property which is by born. The property which is by born. ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी मटेरियल में बाय बॉर्न हो. जैसे हम लोग पास दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, दो पैर है, उसी तरह हर एक मटेरियल पार्टिकल में ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये मौजूद है. और इनहेरेंट का मीनिंग हुआ द प्रॉपर्टी विच इज इन एग्जिस्टेंस बट इज हिडन. ऐसी प्रॉपर्टी जो एग्जिस्टेंस में तो है बट वो हिडन है, ठीक है. इंट्रिंसिक मीन्स बाय बॉर्न एंड इनहेरेंट मीन्स बाय जो हिडन है, ठीक. तो अगर इसे क्लैरिफाई करना है तो सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. अगर एक नॉर्मल कॉम को लेकर अगर छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाया जाए तो वो कॉम उन बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं करता है. बट जैसे ही उस कॉम को हम अपने ड्राई हेयर में जैसे ही कॉम करके अब उस बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं तो वो उससे अट्रैक्ट होकर चिपक जाते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि उस कॉम का जो मटेरियल है उसके अंदर ये प्रॉपर्टी इंट्रिंसिकली थी बट वो हिडन थी. इंट्रिंसिकली थी बट वो हिडन थी. और जैसे ही हमने बालों में अपने कॉम किया वैसे ही वो जो प्रॉपर्टी है वो उभर के सामने आ गई, ठीक है. दिस इज व्हाट वी कॉल द इंट्रिंसिक एंड इनहेरेंट. तो एक्चुअली चार्ज है क्या? चार्ज इज द इंट्रिंसिक एंड इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मटेरियल पार्टिकल बाय व्हिच इट ट्राइज टू अट्रैक्ट द स्मॉलर लाइटर एंड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अब अराइज होता है कि एक्चुअली चार्ज इंट्रिंसिक और इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, बट ये एक्चुअली प्रोड्यूस कैसे हुआ? एक्चुअली बालों में जैसे हमने कॉम्ब किया तो ऐसा क्या हो गया कि चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो गया, ठीक है. तो इस चीज को हम लोग देखेंगे अब, ठीक है. तो हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड. द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड. तो इसका जो आंसर है वो ये है, द चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू another body. The body which loses the electron becomes the positive charge and the body which gains the electron becomes the negative charge. Let me clarify it. ठीक, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का, ठीक है. मेटल्स कंडक्ट करते हैं और नॉन मेटल कंडक्ट नहीं करते. जैसे सिंपल सा एग्जांपल लिया जाए सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11. इसका मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट विल बी 2, 8 एंड 1, ठीक है. तो ये सोडियम का न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन.
फर्स्ट ऑर्बिट में हम लोग जानते हैं के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, एंड द लास्ट ऑर्बिट, इसके लिए बस एक इलेक्ट्रॉन बच गया है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर चार्ज कितना है, टोटल चार्ज, प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर 11, तो प्रोटॉन को हम लोग +11 ही लिखेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, तो इलेक्ट्रॉन को हम लोग -11 ही लिखेंगे। तो जो नेट जो चार्ज आएगा, नेट चार्ज दैट विल बी 0, नल। बट अब यहाँ पर ध्यान दिया जाए कि क्या एक्चुअली होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में। इसका मतलब कि न्यूट्रॉन के ऊपर तो नो चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो कोर है वो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस से कॉम्पैक्टली टाइटली पैक होगा। जैसे ही हम दूर जाएंगे, मतलब सेकंड ऑर्बिट में जाएंगे, तो ये फोर्स थोड़ा सा घट जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, सॉरी। ठीक है, द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही हम सेकंड ऑर्बिट में जाएंगे फोर्स कम होगा, और जैसे ही थर्ड ऑर्बिट में जाएंगे तो फोर्स और कम हो जाएगा, इतना फेबल हो जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम करके बाहर निकल सकता है। और जैसे ही ये बाहर निकलेगा, ठीक है, तो बाहर जैसे ही निकलेगा, अब यहाँ पर टोटल चार्ज हम लोग देखा जाए क्या है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है, तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है, तो प्रोटॉन के नंबर में तो कोई चेंज होगा नहीं, वो तो न्यूक्लियस में टाइटली पैक है, तो प्रोटॉन कितने हैं +11, और इलेक्ट्रॉन अब कितना हो गया, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इसमें 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब कितना -11E। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज सॉरी -10E, क्योंकि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 10, तो टोटल जो नेट चार्ज जो आएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज +1E। इसीलिए सोडियम के एटम में से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये Na+ बन जाता है। ठीक है, तो और ये जो है Na+ आयन, इसका मतलब ये चार्ज हो गया। तो चार्ज कैसे हुआ है, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है सिंपली। इसी तरह से हम लोग नॉन मेटल्स का देखेंगे, जैसे कि क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17। इसका मतलब कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज 2 8 एंड 7। तो ये न्यूक्लियर कोर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ऑर्बिट में 1 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8, and the third orbit will contain 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस केस में, क्लोरीन के केस में, क्लोरीन क्या चाहेगा, क्लोरीन ये कोशिश करेगा कि ये रेदर कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बजाय ये अपने ऑक्टेट को सेटिस्फाई करने के लिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। ठीक है, तो जैसे ही बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, तो इसमें पहले चार्ज कितना था, पहले प्रोटॉन +17, इलेक्ट्रॉन -17। ठीक है, जो नेट जो चार्ज आएगा दैट विल बी 0। बट जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बाहर से इसमें इंक्लूड हुआ, प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा +17, बट इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे कितना हो गया -18। तो जो नेट चार्ज आएगा दैट इज -1। इसीलिए क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। यहाँ पर सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था, दैट इज वाई -C, और यहाँ क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, दैट इज +E। तो ये क्लोरीन Cl- बन जाता है। तो दोनों केस में हमने देखा है कि एक्चुअली चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। चार्ज इज प्रोड्यूस बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। द बॉडी which loses the electrons becomes the positively charged and the body which gains the electron becomes the negatively charged। अब हम लोग चलते हैं कॉम्ब वाले बात पे, और वो बीट्स ऑफ पेपर वाले। ठीक है, तो एक्चुअली जैसे ही हमने अपने बालों में कॉम्ब किया, वैसे ही हमारे बालों और इलेक्ट्रॉन के बीच, हमारे बालों
और कॉम के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, जिसके कारण वो चार्ज हो गया और वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अटैक करने लगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि चार्ज क्या है और चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। द चार्ज इज प्रोड्यूस, हाउ चार्ज इज प्रोड्यूस? द चार्ज इज प्रोड्यूस बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू another body. The body which loses the electrons becomes the positively charged and the body which gains the electron becomes the negatively charged. ठीक है, अब हम लोग इसको इरेज करते हैं और उसके बाद अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं इन सब चीज़ों को, और बेहतर होगा आप लोग खुद से उतारें क्योंकि उतारने से आपको याद होगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अब मैं आपको इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ, चार्ज के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। सपोज कर लो कि वी आर आदि मानव, हम लोग आदि मानव हैं और हम लोग को चार्ज के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, चार्ज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव, ये कॉन्सेप्ट हमको कुछ नहीं पता। वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द चार्जेस। ठीक है, तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्चुअली मतलब हम लोग बोर्ड पे करेंगे, बट ये कुछ ग्रीक मैथमेटिशियन थे जो ये कुछ हरकतें किया करते थे और वहीं से चार्ज का कॉन्सेप्ट आया और दो टाइप के चार्जेस हैं ये भी क्लियर हुआ। ठीक है, तो ग्रीक मैथमेटिशियन वो क्या हरकतें किया करते थे देखा जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। वी विल टेक दिस इज कैट्स फर, दिस इज कैट्स फर, बिल्ली की खाल है, और ये एक इबोनाइट रॉड है। इबोनाइट रॉड क्या है? एक्चुअली इबोनाइट रॉड कुछ सी बेड में पाए जाने वाले कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो मरने के बाद एक मटेरियल बन जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इबोनाइट। ठीक है, वो इबोनाइट का रॉड है। ठीक है, हम लोग एक और कैट्स का फर लेंगे, दिस इज अनदर कैट्स फर एंड दिस इज अनदर इबोनाइट रॉड। आप ध्यान से देखोगे और सुनोगे इस एक्सपेरिमेंट को, इसमें आपको बहुत ही मजा आएगा और आपको एक्चुअली पता चलेगा जो आज तक आप लोग पढ़ते आ रहे हो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अटैक ईच अदर, अंधों की तरह जो विश्वास करते आ रहे हो, आपको पता चलेगा कि उसका कॉन्सेप्ट एक्चुअली आया कहाँ से था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक दूसरा मटेरियल लेंगे, दिस इज सिल्क क्लॉथ, दिस इज सिल्क क्लॉथ एंड दिस इज ग्लास रॉड, this is glass rod. We will take another silk cloth and another glass rod. ठीक है, अब हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। हम इन दोनों रोड को लेकर एक दूसरे के पास लाएंगे। पास लाने पे हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच में ना अट्रैक्शन हो रहा है और ना ही रिपल्सन। फिर इन दोनों रोड को पास लेके आएंगे, सेम इन दोनों में भी ना कोई अट्रैक्शन हो रहा है और ना ही रिपल्सन। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जर्वेशन और प्राइमरी कंडीशन है कि जैसे ही इन दोनों रोड को लेके आएंगे कुछ नहीं हो रहा है, ना अट्रैक्शन ना रिपल्सन। सेम इन दोनों को पास में लाने पे ना अट्रैक्शन हो रहा है और ना ही रिपल्सन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस कैट फर और इस इबोनाइट रॉड को रब करेंगे और इसको भी रब करेंगे। सेम हियर रब एंड रब। इन चारों पेयर को रब करने के बाद अब हम इस रॉड को और इस रॉड को पास लेके आएंगे। जैसे ही हम पास लेके आएंगे हम देखेंगे कि ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों रॉड एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब हम इन दोनों रोड्स को पास में लेके आएंगे, जैसे ही पास लाएंगे देखेंगे कि ये दोनों रोड भी एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या हो रहा है, इन दोनों में हो रहा है रिपल्सन। फिर इन दोनों में भी क्या हो रहा है, इन दोनों में भी हो रहा है रिपल्सन। ठीक है, बट अब हम इस रोड को और इस रोड को पास लेके जैसे ही आएंगे, जैसे ही इन दोनों रोड को पास लाया जाएगा देखा जाएगा कि इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक, इन दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है। सेम केसेस हियर, इन दोनों रोड को जब पास में लेके आएंगे तो इन दोनों रोड में भी क्या हो रहा है, अट्रैक्शन।
तो अब आप एक बात बताओ, एक कॉमन सेंस से एक बात आप बताओ कि इन दोनों के ऊपर जो भी चार्ज, वी डोंट नो, मैं कह रहा हूं वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट चार्जेस, और इन दोनों के ऊपर क्या चार्ज है हमें नहीं पता, बट कॉमन सेंस वाली एक बात है कि इन दोनों के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो सेम नेचर का होगा, क्योंकि दोनों ही मोनाइट रोड है और दोनों को बिल्ली की खाल से मतलब कैट्स फर से रब किया गया है। सेम केस सिल्क क्लॉथ और ग्लास रोड के साथ, इन दोनों के ऊपर भी जो भी चार्ज है वी डोंट नो, बट हमें एक कॉमन सेंस से ये सिंपल सी बात एकदम उभर के सामने आती है कि इन दोनों रॉड के ऊपर जो भी चार्ज हो वो सेम नेचर का होगा। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। रिपल्सन किस में हो रहा है? लाइक चार्जेस में। रिपल्सन किस में हो रहा है? लाइक चार्जेस में। बट इन दोनों रॉड को पास में लेके आने पे या फिर इन दोनों रॉड को पास में लेके आने पे हम देख रहे हैं कि अट्रैक्शन हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के ऊपर तो जो भी चार्ज है, कॉमन सेंस वाली बात है, इन दोनों के ऊपर जो भी चार्ज है वो अलग अलग होगा, क्योंकि ये इबोनाइट रॉड है और ये ग्लास रॉड, और इसको रब किया गया है कैट्स फर से और इसको रब किया गया है सिल्क क्लॉथ से। तो दोनों के ऊपर जो भी चार्ज होगा वो डिफरेंट टाइप का होगा। तो यहाँ पर अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे अनलाइक चार्जेस है। यहाँ पर अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे अनलाइक चार्जेस। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब पता चल गया कि चार्जेस प्रोड्यूस कैसे होते हैं। ठीक है, चार्ज इज प्रोड्यूस बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। द बॉडी विच लूजेस द इलेक्ट्रॉन बिकम्स द पॉजिटिवली चार्ज एंड द बॉडी विच गेन्स द इलेक्ट्रॉन बिकम्स द नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, बाद में जैसे जैसे फिजिक्स में एडवांसमेंट होता गया तो पता चला कि इस इबोनाइट रॉड पे जो है वो निगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही बताया निगेटिव चार्ज किस में प्रोड्यूस होगा? जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन जंप किया होगा इसमें। ठीक है, इस पे ये जंप किया होगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ होगा फ्रॉम द कैट्स फर टू द इबोनाइट रॉड। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी पड़ जाएगी तो प्रोटॉन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। सेम केसेस हियर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। और ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ग्लास से इस सिल्क क्लॉथ में हुआ है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। सेम केसेस हियर, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। चार्ज इज प्रोड्यूस बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। द बॉडी व्हिच लूजेस द इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स द पॉजिटिवली चार्ज एंड द बॉडी व्हिच गेन्स द इलेक्ट्रॉन बिकम्स द नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, और ये भी क्लियर हो गया कि चार्ज का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। ठीक है, कुछ ग्रीक मैथमेटिशियन थे जो ये हरकतें किया करते थे, आज हम लोगों ने भी कर लिया ये हरकत। ठीक है, तो चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है? बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और चार्ज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? यहाँ से आया। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अटैक करते हैं। ठीक है, तो चार्ज क्लियर हो गया, मेरे ख्याल से आप लोगों को एकदम क्लियर हो चुका होगा। देखो, सबसे पहली बात, फिजिक्स जो है दैट इज नॉट कि कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको आप रट लो, नहीं। फिजिक्स एकदम एकदम मतलब ऐसी चीज है जिसे आप जितना समझोगे आपको उतना मजा आएगा एंड यू विल हैव द फन। ठीक, फिजिक्स बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है, बस आपको समझ में आना चाहिए और समझाने वाला होना चाहिए बस। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे चार्ज। तो हम लोग को पता चल गया कि चार्ज एक्चुअली है क्या। ठीक, तो अब ऐसा यूनिट क्या होता है चार्ज का? क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसके मेजरमेंट के लिए एक यूनिट बनाया जाता है। तो द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम, डिनोटेड बाय सी। ठीक है, चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम होता है एंड इट इज डिनोटेड बाय सी। ठीक है, अब जो बोर्ड एग्जामिनेशन में खास करके बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, राइट एनी टू प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी सिंपल,
like charges repel each other. The second one is unlike charges attract each other. ठीक है, दो प्रॉपर्टी क्लियर है कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सॉरी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड द अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. द थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस प्रॉपर्टी में ये जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ये फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? व्हाट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? द क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट the charge on any body is the integral multiple of the basic unit of charge, that is the charge on an electron. किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपुल होता है. ठीक है, ये सबसे पहले हम लोग इस प्रिंसिपल को लिख लें. इट स्टेट्स दैट द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द integral multiple of basic unit of charge. Integral multiple of the basic unit of charge, that is charge on an electron. ठीक है, अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली है क्या ये. ठीक है, क्वांटाइजेशन का जो प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही इंटीग्रल मल्टीपल होगा. जैसे अगर बात किया जाए, सपोज किया जाए कि ये दो मटेरियल है. ठीक है, इन दोनों को रब किया गया तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा. तो अगर इसमें से इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो इसके ऊपर +1 चार्ज और उसके ऊपर -1 चार्ज. मैंने पहले ही बताया है, the body which loses the electron becomes the positively charged and the body which gains the electron becomes the negatively charged. तो इसमें से जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ इसमें, तो यहाँ पे +1 चार्ज, यहाँ पे -1 चार्ज. जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन चार्ज और यहाँ पर -2 इलेक्ट्रॉन चार्ज. जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ यहाँ पे +3 और यहाँ पे -3. ठीक है, तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन पैकेट्स के फॉर्म में जा रहा है. 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स जा रहा है. इसमें +1 -1 इंटीजर, +2 -2 इंटीजर, +3 -3 इंटीजर. मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा. फ्रैक्शनल पार्ट नहीं जा सकता है. अगर हम बोले कि इसमें से आधा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसमें हो गया, चाहे 1/3, 1/4, दैट इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में जाता है. 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन. तो वही ये कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा. तो अगर हम लोग चार्ज को Q से डिनोट करें, चार्ज को Q से, तो ये क्या होगा? दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल. उस इंटीजर को हम लोग n से डिनोट कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E. और इसमें से इसमें जा रहा था तो +1E -1E, +2E -2E, +3 -3. तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग डालेंगे प्लस-माइनस. ठीक है, मतलब बॉडी, अगर दो बॉडी को फ्रिक्शन किया जा रहा है तो दोनों बॉडी चार्ज होगी, बस एक पॉजिटिवली चार्ज होगी और एक निगेटिवली चार्ज. बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कौन सी होगी? जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रही है, और निगेटिवली चार्ज कौन होगी? जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है. दिस इज व्हाट वी कॉल द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, वेयर n is an integer. n is an integer. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी कॉल द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. ठीक है, अब हम लोग इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, और हाँ, एक चीज और, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E माइनस से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. इसको भी आप नोट डाउन कर लोगे. ठीक है, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल में बहुत ही यूज आएगा. ठीक है,
दिस इज व्हाट वी कॉल द क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। ठीक है, ये बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दोगे आप लोग। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का वो ये है, न्यूमेरिकल है। वो न्यूमेरिकल ये है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स constitute 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन ये है कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज को बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल में सबसे पहले क्या देखा जाता है, एनालाइज द फिजिकल कंडीशन गिवन। जो फिजिकल कंडीशन दिया हुआ है आप उसको एनालाइज करो। एनालाइज करो मतलब समझो कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब यहाँ पर चार्ज का अमाउंट दिया हुआ है, Q इज इक्वल्स टू दिया हुआ है कितना है 1 कूलम। ठीक है, और पूछ क्या रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो गिवन, सबसे पहले गिवन में क्या है, गिवन में चार्ज का अमाउंट दिया हुआ है 1 कूलम। ठीक है, उसके बाद पूछ क्या रहा है, टारगेट हमारा वेरिएबल क्या है, टारगेट वेरिएबल बोला कितने इलेक्ट्रॉन्स, मतलब n पूछ रहा है। वो जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल था Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n, तो n पूछ रहा है। टारगेट वेरिएबल जो है वो n इज इक्वल्स टू 1, और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो सबसे पहले फिजिकल कंडीशन को एनालाइज करो, उसके बाद देखो क्या क्या गिवन है, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड चीजें हैं उसका वैल्यू आपको याद होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन का वैल्यू इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसका वैल्यू -1.6 इंटू 10 पर -19 कूलम, और जो टारगेट वेरिएबल है दैट इज n, मतलब हम लोग को पता करना है कि 1 कूलम चार्ज जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मिलके बनता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम द क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। अब हम लोग यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे प्रॉब्लम, एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो मैं मतलब लिखता हूँ, आप लोग भी यूज कर सकते हैं, आपका जो आंसर होगा दैट विल बी अट्रैक्टिव, एग्जामिनर इंप्रेस होगा। ठीक है, सबसे पहले गिवन टारगेट वेरिएबल क्या है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, और उसके बाद एग्जीक्यूशन, मतलब हम लोग प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो फ्रॉम द क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल we know that Q इज इक्वल टू प्लस माइनस n। ठीक है, हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस n को हम लोग इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता करना है, हमें ये नहीं पता करना कि कौन पॉजिटिवली चार्ज हुआ और कौन नेगेटिवली। ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू Q बाई E। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, n इज इक्वल टू Q का वैल्यू कितना है 1 कूलम, E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम। ठीक, यहाँ पर पॉइंट काटेंगे तो यहाँ पे 0। ठीक है, अब 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये 5 और ये 8, तो 5/8 कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 5/8 0.625 इंटू 10 टू पावर -19, जैसे ही ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 टू पावर +19, तो प्लस का तो हम लोग लिखते हैं नहीं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू, अब इसमें 0.625 है, हम इसको 6.25 लिख रहे हैं, मतलब यहाँ से एक 10 को लेकर इसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब न्यूमेरिकल का मतलब ये नहीं हुआ कि आंसर आ गया बात खत्म, नहीं, आंसर को भी एनालाइज किया जाता है, फिजिक्स इसी का नाम है, फिजिक्स इसी का नाम है। न्यूमेरिकल में आंसर आ गया वहीं पे नहीं रुक जाना, अब ये जो आंसर है वो हमें चार्ज की चौथी प्रॉपर्टी बताएगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेकंड प्रॉपर्टी क्या था, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एंड द थर्ड प्रॉपर्टी इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दैट इज चार्ज ऑन एनी बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, दैट इज द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहां से हमने एक न्यूमेरिकल लिया, और इस न्यूमेरिकल से अभी चौथी प्रॉपर्टी आएगी, वो क्या है, आप ध्यान से देखो, ये जो आंसर है ये कितना बड़ा नंबर है
This is a very very big number. This is 6.25 times the millions of billions of trillions of इलेक्ट्रॉन्स. मतलब मात्र एक कूलम चार्ज को, मतलब मात्र एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज द मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब कि जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है इलेक्ट्रॉन का ऊपर जो चार्ज है वो क्या है? बहुत 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 माइन्यूट है, बहुत कम है. ठीक है. तो चौथी प्रॉपर्टी, जो चौथी प्रॉपर्टी है वो चार्ज की, वो ये है द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज और स्टेप यूनिट ऑफ चार्ज. इसको स्टेप यूनिट ऑफ चार्ज भी बोलते हैं. स्टेप यूनिट ऑफ चार्ज इज वेरी वेरी स्मॉल. दैट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी स्मॉल. ठीक है. तो ये हो गया कि एक्चुअली चार्ज की चारों प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्लियर कर ली. चौथी जो प्रॉपर्टी आई वो यहाँ से आई कि एक कूलम चार्ज को बनाने के लिए 6.25 into 10 power 18 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है. मतलब दिस इज ए वेरी बिग नंबर. दिस इज द मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो बहुत ही बहुत 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 ज़्यादा माइन्यूट है. ठीक है. तो आज का एक क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं. ठीक है. जो जो मैंने VVI पॉइंट आउट किया है आप लोग उसको एकदम बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से तैयारी कर लोगे क्योंकि वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूँगा और मैं कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ. अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो गए तो आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी. कोई भी क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा आपको बस समझते जाना है और फिजिक्स विल बी अ फन. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक्स.